मैं इस मौके पर सबसे पहले स्वामी ओम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। प्रताप सिंह जी उनको सम्मान देने का काम किया है। हम सभी समाजवादी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहां जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहां पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो YouTube, सोशल मीडिया आया है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल हमारे आपके बीच के हैं, बल्कि पूरे देश के, और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहां आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहां से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति के और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। सोचिए कि नेताजी जहां नेताजी के गुरु थे, वहीं नेताजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नेता भी बने। और मुझे वो याद है, मुझे उम्मीद है उसके बाद वो आप वो कविता जरूर सुनाएंगे। एक कविता आपने मंच से सुनाई थी नेताजी के बारे में और अपने संबंधों को लेकर के, एक पेड़ को लेकर के, आज उसी की छाया भी कुछ, वो आप बाद में सुना देगा। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल कवि हो, देखिए अभी जब हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उनकी प्रतिभा है कि किस चीज को कितनी खूबसूरती से कही जाए। कवि का हुनर, कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें और अपनी कविता से न जाने कितनों लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहां हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। जो कविता उन्होंने कभी पढ़ी होगी और उस कविता का महत्व तो आज भी है उतना ही जितना उस समय रहा होगा। और मुझे याद है एक त्योहार के समय पर जब मुझे पूरे देश के नेताओं को सम्मान देना था और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देनी थी, तो उस समय मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या शुभकामनाएं दूं और क्या उस कार्ड में लिखूं जो देश के सभी नेताओं तक बात पहुंच जाए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। वो कविता उस समय भेजी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं आप, मोटिवेट करते हैं। और जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है, और उसमें से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं जो सरकार हो चाहे किसी की, जो अपनी बात कहनी है इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रताप जी का सम्मान आपने किया। मैं आपकी संस्था से जुड़े आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है। मैं अपने
जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो देखते हैं पार्टी का काम, उनसे कहेंगे कि इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमारी पार्टी के पेज पे भी चली जाए, जिससे बहुत से लोगों को सीखने और समझने का मौका मिलता है। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे जितने भी गाने बने हैं, आज जो सबसे लोकप्रिय गाने रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैसेज देते हैं गाने से, वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के लिखे गए हैं। जब नेताजी झंडा गीत बनाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद किया। जो झंडा गीत समाजवादियों का है, वो आज भी सबसे बेहतरीन गाना है। जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे आने वाले समय के सामने चैलेंजेस हैं, वो कम समय में बताने का काम अगर कोई करता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का समाजवादी झंडा सॉन्ग। न केवल झंडे के लिए गाने लिखे आपने, नेताजी के बारे में लिखे, समाजवाद के बारे में लिखे। और एक बार मैंने अनुरोध किया था कि जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो हमारी साइकिल पे भी कोई गाना लिख दीजिए। तो पुराने समाजवादियों को पता होगा, जिन्होंने कभी सुना होगा, 2012 से पहले हम लोगों ने एक साइकिल पर भी गाना बनाया था। साइकिल भी है खूब सवारी, दाम दे काम दे भारी। वो गाना अगर किसी ने साइकिल पे लिखा था तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह लिखा था। कभी कभी हम लोग भी उनसे चैलेंजिंग काम करवा लेते हैं, क्योंकि जिस समय चुनाव होने जा रहा था, देश का बड़ा चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई गाना बनाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत AR रहमान का कोई कॉपीराइट लेकर के गाना बनाया था। तो हम लोगों ने भी सोचा कोई गाना बनाया जाए। तो उस समय मैंने एक गाना चूज किया था, ग्रैमी अवार्ड विनर गाना था वो, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। और उस गाने के कॉपीराइट लेकर के उस टेढ़े मेढ़े गाने को अगर धुन और समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी कार्यक्रम से किसी ने अगर जोड़ा था तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने वो मन से मुलायम वाला गाना आपने ही लिखा था, जो हम लोगों ने वी डिडंट स्टार्ट द फायर का कॉपीराइट लेकर के विजुअल का गाना लिखा था। तो एक तो प्रोग्रेसिव है, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं अगर हम लोग कभी उनसे राय मशवरा लेना चाहें तो उन चैलेंजेस को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए भी हमारे ये मददगार बनते हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसी तरह हम लोग को गाइड करते रहें। जिस तरीके से इन्होंने हमेशा पार्टी को, नेताजी को, हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी तरीके से हम लोगों को भी और आशीर्वाद देते रहें, यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो सम्मान प्राप्त किए हैं, बहुत सम्मान प्राप्त किए हैं, हम लोगों को कभी मौका मिलेगा तो और इससे भी बड़ा सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और सम्मान इसलिए देते हैं कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं उन चीजों से, लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए आपका सम्मान हम लोग जब कभी मौका मिलेगा भविष्य में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोकसभा में भी सांसद रहे मैनपुरी से, जहां से नेताजी सांसद रहे। इसलिए हमारे आप परिवार के सदस्य हैं, कभी तो हैं ही, लेकिन हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं आप। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। और कार्यक्रम के समापन की औपचारिकता के लिए अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए, खत्म नहीं हुआ ये बिना उसके खत्म नहीं करेंगे जी। हमारे 2 सवाल अभी रुक जाओ, लास्ट में कविता सुनाई क्या? अभी सुनवा रही, लास्ट में सुनाई क्या? अभी सुना दीजिए। तो ऐसा था, एक ये और एक इंग्लिश से जो हिंदी की थी आपने उसकी, हाँ यस करेक्ट। देखिए ऐसा है कि जब अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक पुरस्कार दिया, वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार था, रुपयों के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार था। ऐसा था कि नीरज जी को दिया जाना था, और नीरज जी के साथ साथ अखिलेश जी ने हमारा भी नाम लिख लिया, और वो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार है, वो पैसे के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें जीवन में मिला है। इतना पैसा इकट्ठा हमने कभी देखा भी नहीं था।
वो नीरज जी ने दिलवाया था। हाँ, नहीं वो खैर आपने दिया और उन्होंने दिलवाया, वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मिले, लेकिन आज के पुरस्कार की दूसरी चीज है। ये वो जो कविता थी वो भी यश भारती पुरस्कार जब नेताजी ने अपने हाथ से हमें दिया, और जैसे आपने अभी कहा वैसे कहा कि कुछ कविता सुना दो, तो उस वक्त फौरन मेरे मुंह से निकल गया कि क्या वक्त है आज उसके ही साए में खड़ा हूं जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूं। तो वो मैं उनका टीचर रहा तो मैं बड़ा था उस समय, फिर वो हमारे नेता हुए तब वो बड़े हो गए। तो इस तरह से ये बदलता रहता है और ये जमाना। और एक बात और ये है कि झंडा गीत में नेताजी ने मुझे बताया कि ये बातें पिरो देना चाहिए। तो जो बातें उनने पिरोदी जो बताई वो मैंने सब उसका वर्सिफिकेशन कर दिया, वो ऐसी हिट हुआ झंडा गीत और आज भी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कविता जो है वो प्रेरणा, हम कवि जो है वो जनता ही से प्रेरणा लेता है, कहीं और से ज्ञान लेता है और कविता कर देता है। उसमें मेरा श्रेय उतना ही है जितना आप सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, हमारे एक सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की मंत्री ने जो है अपना एक जीएसटी स्टेट का जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि हमें 2037 करोड़ का नुकसान है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान से छठे स्थान पे आ गया है। और उन्होंने जो है कहा कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, हम क्या करें इसके लिए। एक सवाल। दूसरा ये कि आपके नेताजी और मुलायम सिंह जी जो है इससे पहले साहित्यकारों को सम्मान देते रहे हैं, समान सम्मान देते रहे हैं। आपने भी सिलसिला ये रखा है और इस सिलसिले में साहित्यकारों को पुरस्कार भी दिए, तमाम चीजें की। और इस संबंध में भी काफी आप आगे रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स में रहे हो चाहे साहित्यकारों को सम्मान देने की बात रही हो, तो इस पर आप। मेरे पत्रकार साथी, हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम यह है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई,
लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके, और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। जी एक सवाल है, जो अभी कार्यक्रम हुआ है, इसका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है के प्रमोशन के लिए, लेकिन जो उसका मिर्जा गालिब पर शेर लिखा है, तो वो खुला था उसके सिलेक्शन में कमी। अब इसमें क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गालिब को नहीं पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ने लगेंगे तो किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। एक सवाल है अखिलेश जी, मुझे या मेरे साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ठीक कर देना। देखिए, कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा के, मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है, उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है, और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है, और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। और जिस समय पुलिस भवन में हम लोग गए थे, एक बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिकारी से, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था, समझौता यह किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम,
भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल हैं, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती है, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की। सरकार के मुखिया सुना है, उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम्स के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं आपकी। अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार, जो सरकार को पता नहीं क्या है, अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिसमैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें उसमें भी परेशानी है उनको। अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए। कितनी बड़ी घटना हो गई, आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है। जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में। उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिसमैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके पास जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। आज के समय पर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप आज के समय पर धोखा दे रहे हैं। आप अपनी इमेज चमकाने के लिए, सोचिए आप, इमेज चमकाने के लिए। दुनिया में वो भी घटना हुई एक साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को यह पता लगा कि ये साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजीशनिंग है वो हमेशा सेम होती है, और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ। क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे
तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे ही निकल गया, मायूसी देकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए, जिससे जनता का ध्यान हटा दें। क्या मिला बजट से, यूपी को क्या मिला, सोचिए आप। इस सरकार का भी ये सेकंड लास्ट बजट है और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो एमओयू कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी, कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। एक सवाल है कि जिस महाकुंभ की चर्चा हो रही है, आपके दौर में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ, आजम खां का खूब चर्चा हो रहा है, क्या आने के लिए जेल से पार्टी क्या पसंद है? देखिए, आदरणीय आजम खां साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आदरणीय आजम खां साहब नगर विकास मंत्री थे और सरकार समाजवादियों की थी। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम करे उन सबको धन्यवाद देता हूं। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना, और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं रही। जहां आजम खां साहब ने काम किया वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत न मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेला अधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट था, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीजों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीजें समय से हो गई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट है इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए मैं कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पर पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता था, सब जाते थे, धर्म के लोग जाते थे, दूसरे धर्मों के लोग जाते थे, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज वापिस। बताओ इन्होंने क्या दान दिया? इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। मैं भारत सरकार से कई बार कह चुका हूं, स्नान और दान दो महत्वपूर्ण है। पुण्य और वो अलग चीजें हैं, वो भी हैं उससे जुड़ी हुई, बहुत सी और परंपराएं जुड़ी हैं कुंभ से। लेकिन मैं भारत सरकार से कहूंगा कि जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे दें, क्योंकि बड़े पैमाने पे जगह है वहां पर। बट वृक्ष वहीं पर है जो नेताजी ने कभी खुलवाया था। जहां सरस्वती को देखना है वो कुआं भी वहीं पर है। तो अगर कभी इमरजेंसी में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप रिवर बेड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो ब्यूटी है कुंभ की वो यही है कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो कन्वर्जेंस ऑफ रिवर है वो ब्यूटी है उस कुंभ की। कभी धाराएं 3 धारा में मिलता है, 2 धारा में अलग धारा से, क्योंकि जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग हुआ है कुंभ में। अब सरकार को कन्वर्जेंस का ही नहीं पता होगा, पता होगा चाहिए। अब आप सोच लीजिए, फिर उनसे कुंभ करवा रहे हो आप। इसलिए सरकार को दान देना चाहिए अकबर का किला। और इस समय भी अगर फौज का सहयोग लिया जाता तो व्यवस्था इतनी गड़बड़ नहीं होती। पूरी फौज वहां पर है, पूरा एरिया है वहां पर अकबर किले का। अगर इमरजेंसी में गरीबों को वहां बैठा देते, रुका देते रात भर, तो बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया और उनका पूरा इंतजाम किया। आप प्रयागराज में पता कर लीजिए। एक चीज कुंभ में हमने भी सीखी इस बार, वो आपको भी सीखना चाहिए, कपड़े पहन करके स्नान करना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक आखिरी सवाल। अब नहीं, अब खत्म हो गई बात। अच्छा ठीक। देखिए, ये सरकार अन्याय कर रही है। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर में एक विधानसभा में तो आप बेईमानी कर सकते हो, लेकिन 403 में 420 की नहीं चलने वाली है। 403 विधानसभाओं में इनकी 420 नहीं चलेगी। ये जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बधाई आप सब लोगों को।